हेलो बच्चों, कोशिक साइंस मैथ मस्ती में आपका स्वागत है। आज आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बाकी बची हुई टाइप्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको करवाने जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से आपने देखना है। पहली टाइप के अंदर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन या इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होने वाली कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन और वेरी इंपॉर्टेंट थर्मिक रिएक्शन। तो लेट अस टेक दिस रिएक्शन वन बाय वन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को हम हिंदी में उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन अभिक्रियाएं, उपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीडेशन मीन्स होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन अगर जुड़ जाती है तो उसको हम उपचयन कहते हैं, या हाइड्रोजन निकल जाए तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपचयन अभिक्रिया कहेंगे जिनके अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना पाया जाता है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर पाउडर है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। दिस इज फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कॉपर पाउडर ग्रे कलर का होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब हम इसको टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, it is converted into copper oxide, CuO. This is black colored compound. Black colored compound. ग्रे कलर का कॉपर मेटल ऑक्सीजन के साथ क्रिया एडिशन होने के बाद में जब इसको हम ताप में वृद्धि करते हैं, तापमान देते हैं, तो ये ब्लैक कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है। पूछा जाता है कि ब्लैक कलर कंपाउंड क्या है, ये व्हाट इज दिस ब्लैक कलर कंपाउंड, काले रंग का पदार्थ क्या है, जिसको हम कॉपर ऑक्साइड कहते हैं, जो कि ब्लैक कलर का होता है। तो ये ब्लैक कलर का कंपाउंड बना कैसे? कॉपर मेटल ऑक्सीजन के साथ ऐड होने के बाद में, जब कॉपर मेटल के साथ ऑक्सीजन ऐड होगी तो ये कॉपर ऑक्साइड बना। ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। इसके पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन इसके पास ऑक्सीजन है, दिस मीन्स ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गई है। तो ऑक्सीजन जुड़ गई है, इसलिए ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपचयन अभिक्रियाएं कहेंगे या ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। इसको आप एक एग्जांपल के द्वारा और हम देखते हैं। मैग्नीशियम पाउडर है, मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम का एक फीता होता है, मैग्नीशियम रिबन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो उसको क्यों रब करना, उतारना पड़ता है, उसकी परत को छिलना पड़ता है, वाई क्यों करते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जमा हो जाती है, एक लेयर जमा हो जाती है, सैंड की, रेत की परत जमा हो जाती है। जब तक हम उसको नहीं उतारेंगे, जब तक उस परत को नहीं उतारेंगे तब तक वो बर्न नहीं होता। तो मैग्नीशियम रिबन है, जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, व्हाइट पाउडर बनता है, व्हाइट पाउडर बनता है। ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं था लेकिन MgO के पास ऑक्सीजन है,
इसका मतलब ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बहुत सारे एग्जांपल हमारे दैनिक जीवन में भी हैं, जैसे जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, कोरोजन ऑफ मेटल, धातुओं का संक्षारण, धातुओं पर जंग लगना, रेंसिडिटी या विकृत गंधिता पदार्थ, घी तेल वाले पदार्थ जो होते हैं उनके अंदर गंध पैदा होना, उनका स्वाद बदलना, ये सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन के एग्जांपल ही है। इनको हम आगे पढ़ेंगे, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ये उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनके अंदर ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना पाया जाता है उनको हम उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जो रिडक्शन रिएक्शन है वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। अब हम पढ़ें रिडक्शन। रिडक्शन मीन्स रिड्यूस करना, रिडक्शन रिएक्शंस अपचयन अभिक्रियाएं, अपचयन अभिक्रियाएं, ये कौन सी रिएक्शन होती है? इसमें बिल्कुल अपोजिट है ऑक्सीडेशन का। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जुड़ती है और ऑक्सीजन रिमूव होती है। दोनों में से एक चीज हो जाए तो उसको हम रिडक्शन कहते हैं, और ऐसी रिएक्शंस को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड, अब ये कॉपर ऑक्साइड है, ब्लैक कलर कंपाउंड था, अभी हमने देखा, काले रंग का एक पदार्थ है कॉपर ऑक्साइड। जब हम इसमें से हाइड्रोजन पास करते हैं तो ये कॉपर पाउडर और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्रे कलर का कंपाउंड फिर बन जाता है। ये रिएक्शन हमने ऑक्सीडेशन की देखी थी, उसमें ग्रे कलर का कंपाउंड ऑक्सीडाइज होकर ये बना था, ये रिडक्शन होके ग्रे कलर का कंपाउंड बनने लगे। अब आप देखो, इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो इस कॉपर के साथ में ऑक्सीजन रिमूव होगी। अब इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ऐसी रिएक्शंस को हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं या उपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ऐसी रिएक्शंस को हम रिडक्शन रिएक्शंस कहते हैं। Those reactions in which addition of hydrogen or removal of oxygen takes place, ऐसी अभिक्रियाओं को हम अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। तो ये रिडक्शन हो रहा है। अब इसी अभिक्रिया को थोड़ा सा हम ध्यान से देखेंगे तो एक और टाइप में कन्वर्ट हो जाती है रिएक्शन, एक सेम रिएक्शन, रिडक्शन हो रहा है। ये रिडक्शन का एग्जाम्पल है। इसी एग्जाम्पल को मैं एक बार फिर ध्यान से देखेंगे तो दो तरह की चीजें, दोनों चीजें हो रही है। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O। अब आप देखिए, इसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन कॉपर के पास यहां ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन रिमूव होगी, रिडक्शन। यहां हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, लेकिन यहां हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऐड होगी ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन जुड़ के वाटर बनने लगा, तो हाइड्रोजन के साथ में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, कॉपर में कन्वर्ट हो रही है, रिडक्शन। तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन
रिडक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन के साथ साथ में रिडक्शन भी होता है। एक चीज का ऑक्सीडेशन होने लग रहा है, दूसरी का रिडक्शन होने लग रहा है, तो दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ हो रही हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया। इंपॉर्टेंटली कई बार इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस पदार्थ का रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंटली पेपर में आता है, आपसे पेपर में पूछा जाता है कि किसका रिडक्शन हुआ, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो हाइड्रोजन को ऐड करता है या ऑक्सीजन को रिमूव करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन का सप्लायर होता है, जो ऑक्सीजन को सप्लाई देता है, जो ऑक्सीजन की सप्लाई देता है, जो ऑक्सीजन देता है उसको। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा याद रखिए, ऑक्सीडेशन याद रखिए, ऑक्सीडेशन किसका होगा। परिभाषा ऑक्सीडेशन की उपचयन की जब हम देखते हैं तो ऑक्सीडेशन हमेशा उस पदार्थ का होता है जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होती। हमेशा राइट हैंड साइड में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में जो पदार्थ पड़े हुए हैं उनमें से ये छांट लो कि जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है। अब ऑक्सीजन किसके पास नहीं है, हाइड्रोजन के पास नहीं है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन होगा वो हाइड्रोजन का हुआ, ऑक्सीडेशन होगा वो हमेशा हाइड्रोजन का होगा। इसमें रिडक्शन किसका होगा, रिडक्शन हमेशा उसका होता है जिसके पास पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब इसके अंदर आप देखिए, इसमें पहले से ही ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो रिडक्शन होगा हमेशा इसका। रिडक्शन होगा जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसका, और ऑक्सीडेशन होगा जिसके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी उसका ऑक्सीडेशन होगा। उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ेगी, भाई इसके पास ऑक्सीजन है ही नहीं तभी तो जुड़ेगी। इसके पास तो ऑलरेडी ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन तो जुड़ेगी नहीं, इसका मतलब ऑक्सीडेशन तो होगा नहीं, रिडक्शन होगा इसका। तो इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन इसका हुआ, किसने करा, हाइड्रोजन ने, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, हाइड्रोजन का, किसने करा, CuO ने, तो CuO यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। CuO यहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होने लग रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन किसने करा, CuO ने, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहां हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, कौन यहां ऑक्सीकारक है। तो इस प्रकार आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में पहचान कर सकते हैं, रिएक्शन में पूछा जाता है वेरी इंपॉर्टेंटली। तो ये तीन टाइप हमने आज पढ़ी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, या जिसको हम रेडॉक्स भी कहते हैं। तीन रिएक्शन और हम पढ़ते हैं, टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शंस, टेम्परेचर बेस्ड रिएक्शन, ताप पर निर्भर करती है ये रिएक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने वाटर लिया, एक ड्रॉपर में एसिड लिया, उस एसिड को हमने वाटर के अंदर रिलीज कर दिया ड्रॉपर की सहायता से। टेस्ट ट्यूब को नीचे से हमने हाथ लगाया हुआ है, तो हम देखते हैं कि नीचे से टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाती है। इसी प्रकार टेस्ट ट्यूब के अंदर थोड़ा वाटर लेके
और उसमें इसी प्रकार बेस डालते हैं, वो भी वो गर्म हो जाती है। अगर थोड़ा सा एसिड लेके उसके अंदर बेस मिक्स करते हैं तो भी वो गर्म हो जाती है। इसका मतलब इन सभी अभिक्रियाओं के दौरान हीट रिलीज हो रही है, ऊष्मा निकलने लग रही है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहते हैं, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जनरली एक्जोथर्मिक रिएक्शंस का और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं, जैसे चूना लेके आते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड CaO वाटर में डाला सफेदी करने के लिए, पानी में डाला, पानी में डालते हैं तो उसमें से हम देखते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, चूने का पानी बन जाता है और उसमें से हीट निकलती है, वो गर्म हो जाता है। इसका मतलब ये है कि इस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होने लगे। कंपोस्टिंग करते हैं, बायो कंपोस्टिंग, खाद बढ़ती है गोबर की, एनिमल डंग की या कंपोस्ट की, मैनोर बनती है, खाद बनती है, जैविक खाद, बायो मैनोर। तो वो जो पदार्थ बन रहे हैं उसके अंदर आप नीचे से हम खोद कर देखते हैं उसको, तो वो हीट रिलीज होती है, गर्म होता है वो नीचे से खाद। तो ये सारी केमिकल रिएक्शन जो होती है ना, ये सारी की सारी एक्जोथर्मिक है। जितने भी कंबस्टन वाली रिएक्शंस हैं, दहन क्रियाएं हैं, जितनी कंबस्टन रिएक्शंस हैं, वो सारी की सारी एक्जोथर्मिक होती हैं, क्योंकि आप किसी भी चीज को जलाओगे तो हीट रिलीज होगी। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं एक्जोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी होती है? एक्जोथर्मिक। एक्सो मीन्स रिलीज, निकलना, थर्म मीन्स हीट। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी रिएक्शन जिनके अंदर हीट रिलीज होती है, ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड, दोज केमिकल रिएक्शंस आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ऊष्मा मीन्स ऊष्मा, गर्मी, क्षेप मीन्स निकलना, गर्मी निकलती है। ऐसी अभिक्रियाएं, जब वो अभिक्रियाएं होती हैं तो उन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपीय एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। तो ये ऑल कंबस्टन रिएक्शन, दहन क्रियाएं ऊष्माक्षेपीय हैं। एसिड के अंदर वाटर डालोगे, वाटर में एसिड मिक्स करोगे, ऊष्माक्षेपीय है। वाटर में बेस मिक्स करोगे, ऊष्माक्षेपीय है। एसिड के अंदर बेस मिक्स करोगे, ऊष्माक्षेपीय है। कंपोस्टिंग, बायो कंपोस्टिंग प्रोसेस है, वो भी ऊष्माक्षेपीय है। चूने को पानी में डालोगे तो भी ऊष्माक्षेपीय या आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है। ये सारे एग्जांपल एक्सोथर्मिक के, आप कोई भी दे सकते हो। ऑल कंबस्टन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। सेकेंडली, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है। ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं? जो ऊष्मा सोख लेती हैं, ऊष्मा सोख कर चलती हैं, ऊष्मा लेकर स्टार्ट होती हैं, जो ऊष्मा लेकर शुरू होती हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। Those chemical reactions which starts after absorbing heat energy in the form of any form, किसी भी फॉर्म के अंदर एनर्जी लेके स्टार्ट होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। जैसे जितने भी आपकी हमने पढ़ी हैं रिएक्शंस, फर्स्ट स्टार्टिंग के अंदर टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ा था,
जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं ऑल आर एंडोथर्मिक नेचर। जैसे एक रिएक्शन हमने पढ़ा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ऊपर हम ये ट्राइंगल रखते हैं। ट्राइंगल का मतलब यह है कि वी आर सप्लाइंग हीट एनर्जी, ऊर्जा देने लग रहे हैं। इस अभिक्रिया के दौरान हम इसको ऊर्जा देने लग रहे हैं, जब ये शुरू होगी। अगर हीट नहीं देंगे तो नहीं होगी। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है गैस। तो ये रिएक्शन क्योंकि हीट के द्वारा स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम इसको थर्मल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन। और क्लियर दिखाई दे रहे हैं, ये एनर्जी लेके स्टार्ट हो रही है, इसलिए हम इसको एंडोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन तो है ही, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है। इसके बाद में दूसरी टाइप इसी में लेते हैं एंडोथर्मिक की एक और टाइप, वाटर है H2O। जब हम उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी करंट पास करते हैं, जब हम इसमें से करंट पास करते हैं तो इट इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये डिकम्पोजिशन तो है ही, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए ये एंडोथर्मिक का एग्जांपल भी है। कई बार पूछा जाता है कि इसका रेशो क्या है, जो गैस बनेगी उसका रेशो क्या होगा। क्लियर है, जब हम इसमें 4 हाइड्रोजन एटम है, इसको बैलेंस करेंगे तो 4 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 × 4 है और ऑक्सीजन है ये 2 है। तो इसका रेशो अगर हम लेते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो दैट इज 2:1। हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज 2:1। तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन जहां हो रहा है, जिस टेस्ट ट्यूब जो हमने एक्टिविटी के दौरान इन्वर्ट करके उल्टी रखी हुई है, तो जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन इकट्ठा होगा उसका वॉल्यूम, हाइड्रोजन का वॉल्यूम ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल होगा। ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके अंदर 2:1 का रेशो है फॉर्मिंग का। कई बार पूछा जाता है कि हाइड्रोजन किसके ऊपर, एनोड पर इकट्ठा होगा या कैथोड पर इकट्ठा होगा। अब हाइड्रोजन जो है वो पॉजिटिव आयन बनाता है हमेशा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, और ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव आयन फॉर्मेट करता है। तो पॉजिटिव आयन बनाने लग रहा है, इसलिए ये कैथोड पर इकट्ठा होगा हाइड्रोजन, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पॉजिटिवली चार्ज एनोड पर इकट्ठा होगा। तो हमेशा याद रखेंगे ये एनोड पर इकट्ठा होगा, ये कैथोड पर इकट्ठा होगा। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। उसके बाद में जो थर्ड टाइप एक और इसकी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद में है HBr, सोलर एनर्जी। क्लियर दिखाई दे रहा है, इसमें भी हम एनर्जी की सप्लाई देने लग रहे हैं, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन तो है ही। Ag+Br2, सिल्वर क्लोराइड की भी इसी तरह की रिएक्शन है, 2C2AgCl, सोलर एनर्जी या सनलाइट जिसको हम कहते हैं, Ag+Cl2। ऐसी रिएक्शंस एंडोथर्मिक तो हैं ही, इनका एक स्पेशल नाम भी है, जिसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, इसलिए हम इन रिएक्शंस को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से जो स्टार्ट हो रही थी वो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, हीट एनर्जी से डिकम्पोजिशन हो रहा था तो थर्मल डिकम्पोजिशन, और यहाँ डिकम्पोजिशन सोलर एनर्जी से हो रहा है, इसलिए इसको हम फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस रिएक्शंस का इस्तेमाल होता है, बहुत इंपॉर्टेंटली ये पेपर में पूछा जाता है।
ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल होता है। तो ये दो टाइप आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन में के एग्जांपल भी आ गया आपके, और यहां डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी आपकी रिवाइज होगी, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि टेम्परेचर बेस्ड है, थर्मिक रिएक्शन। और इसका इंडस्ट्रियल यूज क्या है, हिंदी में भी हम इसको थर्मिक रिएक्शन ही कहते हैं। थर्मिक रिएक्शन क्या है, एक्चुअल में ये एक्जोथर्मिक भी है, थोड़ी एंडोथर्मिक भी है, लेकिन हाईली एक्जोथर्मिक है, स्लाइटली एंडोथर्मिक है। ये थोड़ी हीट लेके स्टार्ट होती है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शन थर्मिक रिएक्शन कहलाती है। क्या कौन सी रिएक्शन है वो, एल्यूमिनियम पाउडर प्लस आयरन हीट एल्यूमिनियम आयरन ऑक्साइड Fe2O3 Al2O3 प्लस आयरन प्लस हीट आयरन प्लस हीट। ये इसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं Fe को, तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब आप क्लियर देखिए कि यहां हम इसको टेम्परेचर देते हैं, स्टार्ट करते हैं तो बर्निंग रिबन डालते हैं, इसमें मैग्नीशियम का बर्निंग रिबन डालते हैं रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। इसका मतलब इसमें थोड़ी हीट एनर्जी हम सप्लाई देने लगे, तो इसके हिसाब से ये एंडोथर्मिक हुआ। लेकिन वाइड रेंज ऑफ हीट एनर्जी इज रिलीज्ड, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होती है, तो ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो स्लाइटली एंडोथर्मिक और हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, उसका एग्जांपल आपका थर्मिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में इतनी ज्यादा मात्रा में हीट एनर्जी रिलीज होती है कि आयरन जो होता है ना, ये मेल्टेड फॉर्म में होता है, पिघली हुई अवस्था में होता है। और इसी मेल्टेड आयरन का यूज किया जाता है आयरन आर्टिकल को एक दूसरे के साथ वेल्ड करने के लिए। आयरन की जो रेलिंग होती है, लोहे की लाइनें होती हैं, उनको आपस में जोड़ने के लिए, या दो आयरन आर्टिकल हैं, दो वस्तुएं हैं लोहे की, उनको आपस में वेल्ड करने के लिए, जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये इसका इंडस्ट्रियल यूज है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह का एक क्रूसिबल होता है, उस क्रूसिबल की जो बॉटम होती है उसके अंदर एक होल होता है, इसके अंदर एल्यूमिनियम पाउडर और आयरन ऑक्साइड डाला जाता है Fe2O3, और इसमें बर्निंग रिबन डालते हैं, मैग्नीशियम का बर्निंग रिबन, मैग्नीशियम रिबन है ये, मैग्नीशियम का बर्निंग रिबन इसमें हमने डाल दिया। मैग्नीशियम का बर्निंग रिबन डालने के बाद में इसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें से आयरन हाईली एक्जोथर्मिक होने के कारण आयरन मेल्टेड फॉर्म में होता है, तो यहां से आयरन टपकता है। आयरन जो लोहे की बूंद है वो लिक्विड फॉर्म में आयरन इसमें से रिलीज होता है। अगर हमने दो आयरन आर्टिकल आपस में यहां रखे हुए हैं, तो इसमें से मेल्टेड आयरन fills the gap between two articles and welds the two articles or railings। दो आर्टिकल के बीच का जो गैप है वो लोहे की बूंदों से भर जाता है और वो आर्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार रेलिंग को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस रिएक्शन को हम थर्मिक रिएक्शन या एल्यूमिनोथर्मी भी कहते हैं। एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन या थर्मिक रिएक्शन कहलाती है। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इस रिएक्शंस का आप और कहां यूज कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, इसको आप बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, क्या काम आएगी ये देखो। एल्यूमिनियम प्लस Fe2O3 Al2O3
प्लस 2Fe प्लस ई। अब आपकी क्या काम आने लगी है, क्लियर देखो। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से। आयरन के पास ऑक्सीजन के आयन थे, एल्यूमिनियम ने इसके ऑक्सीजन के आयन छीन लिए और एल्यूमिनियम ऑक्साइड फॉर्मेट कर दिया। तो हाई रिएक्टिव मेटल ने लेस रिएक्टिव मेटल से उसके आयन गेट कर लिए और मेटल को डिस्प्लेस कर दिया। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का अच्छा एग्जांपल है। और किसका एग्जांपल आप ले सकते हैं? अब क्लियर देखो, यहां एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहां पे और एल्यूमिनियम के पास ऑक्सीजन है, तो ये आप ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, इसको ले सकते हैं। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल हो गया। यहां आयरन के पास ऑक्सीजन है, लेकिन यहां आयरन के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो यहां रिडक्शन का एग्जांपल होता है। ये रिडक्शन होगा। और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होने लग रहे हैं, इसलिए रेडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल हुआ। यहां क्योंकि हम टेम्परेचर देते हैं, इसलिए स्लाइटली एंडोथर्मिक भी है, क्योंकि इसमें से हीट निकलने लग रही है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक का भी एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, एंडोथर्मिक का भी एग्जांपल है। थर्मिक रिएक्शन खुद है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है और रेडॉक्स का है। 6-7 अभिक्रियाओं को के एग्जांपल के रूप में इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये रिएक्शन याद है और एग्जांपल याद नहीं है, तो आप इसका इस्तेमाल उन सब में कर सकते हैं। दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो बच्चों, इस लेसन के अंदर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी, जिसके अंदर सबसे पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ गई हमारी एक, फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन, फिर थर्मिक रिएक्शन, उसके बाद में फिर आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन, फिर रिडक्शन रिएक्शन, फिर रेडॉक्स रिएक्शन। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन विच वर इन्वॉल्व्ड इन दिस लेसन। इस पार्ट के अंदर जितनी भी टाइप की अभिक्रियाएं थी, वो सारी मैंने आपको थोरली हिंदी में, इंग्लिश में अच्छी तरह से समझा दी। इसके बाद में इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन, हम एक वेरी फर्स्ट वीडियो में हमने इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन पढ़ा। effects of oxidation reaction, दो इफेक्ट हैं, मेन इफेक्ट हमारे दैनिक जीवन में दो हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। एक है कोरोजन और एक है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को हमने उस दिन डिस्कस कर लिया था। कोरोजन क्या चीज है? When metals are exposed to air, water and moisture or an acid, जब धातु वायु, नमी, पानी या किसी अम्ल के साथ संपर्क में आती हैं, तो उन धातुओं के ऊपर एक केमिकल की परत जमा हो जाती है। वो केमिकल की परत उन धातुओं को खाती रहती है, कमजोर करती रहती है, उसको हीट अप करती रहती है। इस प्रोसेस को हम कोरोजन कहते हैं। कोरोजन इज ए प्रोसेस व्हेन मेटल्स आर एक्सपोज्ड टू एयर, मॉइस्चर और एन एसिड, a layer of chemical is deposited on the surface of the metals and this layer of chemical eats up the metal rapidly। खाती रहती है, इसको क्षीण करती रहती, कमजोर कर देती है। ऐसी प्रोसेस को हम कोरोजन या संक्षारण कहते हैं, हिंदी में संक्षारण। स्पेशली आयरन मेटल का कोरोजन जो है, उसको हम एक अलग नाम दे देते हैं, उसको हम कहते हैं रस्टिंग, जंग लगना, धातुओं पर जंग लगना। रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोरोजन। लोहे धातु पर जंग लगना एक स्पेशल टाइप ऑफ कोरोजन है, एक संक्षारण अभिक्रिया है, वो भी संक्षारण है। लेकिन जब
कोरोजन लोहे धातु पर होता है तो हम उसको रस्ट भी कहते हैं कि रस्टिंग होने लग रही है। तो संक्षारण, लोहे का संक्षारण, लोहे की रस्टिंग जो है वो एक बहुत बड़ी समस्या है। एक्चुअल में क्या होता है, कई बार केमिकल के नाम पूछ लेते हैं कोरोजन के, जैसे लोहा है, लोहे का जंग, रस्टिंग ऑफ आयरन। लोहे के जंग का क्या फॉर्मूला है? जब लोहा आयरन, where iron is exposed to air and water, then hydrated iron oxide is formed, Fe2O3 This is rust. एक ग्रे कलर की परत लोहे के ऊपर जमा हो जाती है, ग्रे कलर की परत जमा हो जाती है, इस परत को हम लोहे का रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। ये आयरन का हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को जंग बोल देंगे। ये एक्चुअल में कोरोजन के कारण हुआ, कोरोजन हुआ लोहे का, उसी के कारण रस्टिंग होने लगी। ये रस्ट उसको खाता रहता है और बहुत ज्यादा मात्रा में हमारा पैसा जो है वो वेस्ट जाता है। जैसे हम पुल बनाते हैं या मकान बनाते हैं, हाउस में बहुत ज्यादा मात्रा में लोहा लगाते हैं, तो रस्टिंग के कारण वो जल्दी खत्म हो जाता है और उससे हमारा बहुत ज्यादा खर्चा होता है। तो ये ग्रे कलर का होता है, उसका ये फार्मूला है। इसी प्रकार दूसरी मेटल का भी कोरोजन होता है। जरूरी नहीं है कि आपका लोहे धातु का कोरोजन हो या रस्ट बने। कॉपर या तांबा, कॉपर या तांबा मेटल है। आपने देखा होगा कॉपर के ऊपर हरे रंग की एक परत जमा हो जाती है, ग्रीन कलर की लेयर, हरे रंग की परत जमा हो जाती है, ग्रीन कलर की लेयर जमा हो जाती है। वो कॉपर या तांबा धातु के कोरोजन के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है? कॉपर धातु एयर, वाटर या एसिड के साथ जब संपर्क में आता है, जब उसके साथ रिएक्ट करता है, तो इट फॉर्म्स copper carbonate CuCO3 and copper hydroxide CuOH3। कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और इसका जो मिक्सचर है, ये केमिकल आपका ग्रीन कलर का होता है। ये जो केमिकल है ये ग्रीन कलर का होता है। तो इसके कारण तांबे धातु के ऊपर हरे रंग की परत जमा हो जाती है। ये कोरोजन के कारण होता है, ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण होता है। ये पूछे जाते हैं बातें। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि जो सिल्वर है, चांदी धातु पर काले रंग की परत जमा हो जाती है, ब्लैक कलर की। ऐसा क्यों होता है? ये भी कोरोजन के कारण होता है। जैसे आपने देखा है कि लेडीज पाजेब पहनती हैं तो कुछ दिन के बाद में काली पड़ जाती हैं। आभूषण हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, चांदी के पड़े पड़े ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर आ जाती है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा सिल्वर सल्फाइड फॉर्मेशन के कारण होता है, Ag2S। सिल्वर सल्फाइड बन जाता है कोरोजन के कारण और ये ब्लैक कलर का होता है। तो ये ब्लैक कलर कंपाउंड के कारण, सिल्वर सल्फाइड फॉर्मेशन के कारण चांदी काले रंग की हो जाती है। दिस इज आल्सो ड्यू टू कोरोजन ऑफ मेटल्स के कोरोजन के कारण होता है ऐसा। अब समस्या ये है कि क्या हम इसको कम कर सकते हैं, क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? क्या हम रस्टिंग को या कोरोजन को रिड्यूस कर सकते हैं? रिड्यूसिंग ऑफ कोरोजन मेटल, धातुओं को जंग लगने को कम किया जा सकता है कि नहीं? है हमारे पास कुछ मेथड्स।
कुछ तरीके हैं। जैसे फर्स्ट है ऑयलिंग। ऑयलिंग, तेल का लेप लगा दिया, तेल का लेप लगा दिया। जंग से बचाने के तरीके हैं ये, धातुओं को कोरोजन या संक्षारण से बचाने के तरीके। ग्रीसिंग, ग्रीस लगा दिया, ग्रीसिंग, ग्रीस लगा दिया। पेंटिंग, पेंट कर दिया। एलॉइंग, मिश्र धातु बना दी। मिश्र धातु बना दी, दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाकर एक नई धातु बनाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लग जाता है, लेकिन लोहे के अंदर निकल और क्रोमियम मिला दिया तो उसे हम स्टेनलेस स्टील बनाते हैं, और स्टेनलेस स्टील को जंग नहीं लगता। तो ऐसी प्रोसेस को हम एलॉइंग कहते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, एक धातु के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से दूसरी धातु की परत चढ़ा दी, इसको हम विद्युत लेपन कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और एक एनोडाइजिंग होता है, एनोडाइजिंग, एनोडीकरण, एनोडीकरण, एनोडीकरण। एनोडीकरण के अंदर क्या होता है कि एनोड लेके उसके ऊपर एक केमिकल की ऑक्साइड की परत जमा करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम वगैरह पर करते हैं इस तरह का। तो ये वो परत एक रक्षक परत की तरह काम करती है और उसको आगे जंगीकृत होने से बचाती है, उसको बचाएगी कि कैसे हम उसको करेंगे। तो ये आपके कोरोजन से बचाने के तरीके हैं, रिड्यूसिंग मेथड्स ऑफ कोरोजन। रेंसिडिटी दूसरा प्रोसेस है जो कि ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है क्या रेंसिडिटी? रेंसिडिटी इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन में सेकंड इफेक्ट किया विकृत गंधिता, वेरी इंपॉर्टेंट। रेंसिडिटी या विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत खराब होना, स्वाद खराब होना, और गंधिता मीन्स गंध पैदा होना। रेंसिडिटी या विकृत गंधिता एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है जिसको आप कह सकते हैं। ऐसी अभिक्रिया है ये जिसके अंदर ऑक्सीडेशन हो जाता है, किसका? तेल और घी, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आर्टिकल। जब ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आते हैं तो दो चीज बदल जाती है, एक उनका ऑर्डर बदल जाता है और एक उनमें स्मेल पैदा हो जाती है, स्वाद बदल जाता है और एक उसमें गंध पैदा हो जाती है। इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी एक ऐसी अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें तेल और घी से बनी हुई वस्तुएं ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने से उनका स्वाद बदल जाता है और उनमें गंध पैदा हो जाती है। इस प्रोसेस को रेंसिडिटी कहते हैं। रेंसिडिटी इज a process in which when oil and fat containing article are exposed to oxygen, they get oxidized to form rancidity. Their odor and smell are changed. उनकी गंध बदल जाती है, उनमें स्वाद बदल जाता है और उनकी गंध बदल जाती है। इस प्रोसेस को हम रेंसिडिटी या विकृत गंधिता कहते हैं।
विकृत गंधिता को बचाने का भी तरीका है। इसको हम लंबे समय तक खाद्य पदार्थों को, जो फूड आर्टिकल्स हैं हमारे, उनको लंबे समय तक खराब होने से बचा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कौन से हैं मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शंस फ्रॉम रैंसिडिटी, विकृत गंधिता से बचाने के क्या तरीके हैं। सबसे पहला तरीका तो हम देखते हैं दैनिक जीवन में, वो है आपका नाइट्रोजन फिलिंग। नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि भुजिया है या तेल से बने हुए आर्टिकल हैं, कुरकुरे हैं, भुजिया हैं, उनके अंदर हम देखते हैं कि पैकेट्स के अंदर भरे हुए होते हैं और पैकेट के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में खुला होता है पैकेट। उस पैकेट के अंदर नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो नाइट्रोजन इज ए इनर्ट गैस, एक ऐसी गैस है जो क्रिया खुद नहीं करती और ऑक्सीजन को भी क्रिया करने से रोकती है। इट इज ए इनर्ट गैस, इट डज नॉट रिएक्ट विद द फैट, प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नहीं होने देती ये गैस। इसलिए इस गैस को उन पैकेट्स में भर देते हैं जो कि ऑयल और फैट कंटेनिंग होते हैं, जिससे वो फ्रेश रहते हैं और ऑक्सीडाइज नहीं होते। कीप द आर्टिकल्स अवे फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट से दूर रखें आर्टिकल को, तो ऑक्सीडेशन कम होगा और आर डेंसिटी भी कम होगी। थर्ड है कीप द आर्टिकल्स इन क्लोज्ड कंटेनर। क्लोज्ड कंटेनर मीन्स एयर टाइट कंटेनर है हमारे पास, एक ऐसे बंद बर्तन हैं जो हमेशा बंद रहते हैं, जिनमें हवा पास नहीं होती, ऑक्सीजन कम से कम मात्रा में जाती है, तो ऑक्सीडेशन कम से कम मात्रा में होगा। तो क्लोज्ड कंटेनर में अगर हम रखेंगे तो ऑक्सीडेशन कम होगा। और एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाकर, एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को रोकते हैं। कुछ केमिकल है, जैसे सरसों का इसका अचार डालते हैं माम का, तो इसमें सरसों का तेल डाल देते हैं। तो सरसों का तेल जो होता है या कुछ केमिकल उसके अंदर मिक्स करते हैं, नमक वगैरह डालते हैं, तो वो एंटीऑक्सीडेंट है, वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन को कम करते हैं। तो ऐसे एंटीऑक्सीडेंट आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रैंसिडिटी को कम करते हैं। तो इस प्रकार रैंसिडिटी को कम किया जा सकता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं रैंसिडिटी क्या होती है, कैसी क्रिया है ये, किस तरह की रिएक्शन है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, इसका क्या नुकसान है, और ऑक्सीजन क्यों नाइट्रोजन इसमें क्यों फिल करते हैं रैंसिडिटी में, और कौन से तरीके हमने इसमें इस्तेमाल किए। तो इस लेसन को हमने कंप्लीटली थोरोली आपको पूरा समझा दिया है। इसमें केमिकल रिएक्शंस की बैलेंसिंग का टॉपिक रहता है। ये आपकी जो आप एक्सरसाइज करवाएंगे उसमें काफी सारी रिएक्शंस हैं, उनके एग्जाम्पल लेके मैं आपको केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग समझाऊंगा। जब नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर आपको केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग के बाकी वीडियोस और एक्सरसाइज के और रेड बॉक्स के क्वेश्चंस अलग अलग पेज वाइज आपको करवाऊंगा। थैंक यू।